अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी 2 लिटरेरी डिवाइसेस। आपका यूनिट है ट्राई अगेन, जो हम पोएम कर रहे हैं आजकल। अच्छा, अब इसमें जो पहली लिटरेरी डिवाइस हमारे पास है वो है सिमिली। लेकिन मिस मारूफ, लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है? लिटरेरी डिवाइसेस ये होता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमारे राइटर्स यूज करते हैं, हमारे पोइट्स यूज करते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, हमें ये आनी चाहिए, जिससे आपकी जो राइटिंग है वो बेहतर हो जाती है। चाहे वो आपकी पोएम है, कोई ऐसे है, कोई स्टोरी है जो आप लिख रहे हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप उसमें ऐड करें, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिससे वो जो आपका रीडर होगा वो दरमियान में बोर नहीं होगा, वो पढ़ेगा और वो कहेगा हाँ ये पोइट ने यहाँ पर या राइटर ने ये चीज समझाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहली लिटरेरी डिवाइस है लिटरेरी डिवाइस। मैं आपको स्पेल आउट करके बता दूं, LITERARY, लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस जो पहली है वो है सिमिली। सिमिली का मतलब है कि जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करें, उर्दू में हम कहते हैं तशबीह देना। कैसे लिखते हैं? तशबीह देना। अच्छा, तो इंग्लिश, लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश कर रहे हैं तो मैं आपको इसको इंग्लिश में समझाऊंगी कि जब हम सिमिली करते हैं तो उसमें अक्सर एज या लाइक का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जमाल इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, यानी कि जमाल इस तरह चालाक है जैसे कि कोई लोमड़ी हो। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमिली इस्तेमाल हो रही है? हमारे पास यहाँ पर एज आ जाएगा, ठीक है। एज क्लेवर एज अ फॉक्स, एज फास्ट एज अ चीटा, एज ग्लूमी एज अ विंटर्स नाइट। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरा, और विंटर्स नाइट होती है जो सर्दियों की कोई रात होती है, वो ऑब्वियसली ज्यादा अंधेरा होता है, ज्यादा खामोशी होती है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं सिमिलीज के। अब हम इसमें चलते हैं। अच्छा, लाइक भी मैं आपको बता दूं कि कोई अगर हम लिख दें कि हफ्सा इज फास्ट लाइक अ कैट, यानी कि हफ्सा ऐसे तेज है जैसे कोई बिल्ली हो, यानी वो बहुत तेज भागती है। तो यहाँ पर क्योंकि लाइक आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये तशबीह है, ये सिमिली है, किसी चीज से किसी को कंपेयर किया जा रहा है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आपकी किताब में दी गई है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका पार्ट है यूनिट 3 का ट्राई अगेन का, उसमें हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिली एज इट इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस। यानी कि आपके पास एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है और आपने देखना है कि उस सेंटेंस में जो सिमिली इस्तेमाल की गई है उसका बेस्ट मतलब क्या है। 3 ऑप्शन है आपके पास, इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बग इन अ रग। अच्छा, यानी कि ऑन द कोल्ड विंटर डे, यानी सर्दी के एक बड़े सर्द दिन में मैं, कवर्स का मतलब होता है रजाई, कंबल, जो भी आपने कंफर्टर कुछ लिया हुआ है, उसके नीचे ऐसे गर्म रहा जैसे कि कोई बग हो, कोई कीड़ा हो किसी कारपेट के अंदर। यानी कि कारपेट बड़ा गर्म होता है और आप उस कारपेट में देखें कि अगर एक छोटा सा बग है तो उसके अंदर गायब होगा और वो कितना गर्म होगा। तो अच्छा, अब आगे उससे हमसे सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है द सिमिली एज snug as a bug in a rug means
स्नग का मतलब होता है गर्म होना, बड़ा कंफर्टेबल हो जाना, और बग इन अ रग मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। पार्ट ए में हमें कहा जा रहा है देयर वर बग्स इन माय बेड, यानी कि मेरे बेड के अंदर कीड़े थे, बेड बग्स थे, ये नहीं हो सकता। बी में हमसे कहा जा रहा है आई वॉज कोजी इन माई बेड। कोजी का मतलब भी वही होता है स्नग, गर्म होना, बड़ा कंफर्टेबल होना, घर वाली जो फीलिंग होती है ना आपकी, बड़े लंबे दिन के बाद आप जब घर में जाके रजाई के अंदर घुसते हैं सर्दी में, तो आपको पता चलता है कि हाँ मैं बड़ा कोजी हूँ उस वक्त। तो ये एक ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन बेड, यानी कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैं बिस्तर में नहीं रुक सकता था। तो बड़ा आसान सा इसका जवाब है जो कि है पार्ट बी, जिसमें लिखा गया है आई वॉज कोजी इन माई बेड, यानी मैं अपने बिस्तर में बड़ा कंफर्टेबल था। नंबर टू में हमसे कहा जा रहा है द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई, यानी कि जो नई टीचर थी वो इतनी स्वीट थी जैसे कोई एप्पल पाई हो। एप्पल पाई ना एक स्वीट डिश होती है, एक डिजर्ट होता है जो ओवन में बनता है और उसमें एप्पल एक प्रॉपर पाई की तरह का, खैर पाई ही होती है वो। तो यानी कि जो टीचर थी वो इतनी स्वीट थी जैसे कोई डिजर्ट हो, कोई एप्पल पाई हो। तो इसमें क्वेश्चन है कि एज स्वीट एज एप्पल पाई का क्या मतलब होता है। पार्ट ए है द न्यू टीचर वॉज नाइस, कि जो नई टीचर थी, नई उस्तानी थी, वो अच्छी थी। बी है द न्यू टीचर वॉज बिग बाय ईटिंग टू मच पाई, यानी कि वो बहुत ज्यादा पाई खाने की वजह से, पाई उर्दू वाला पाई नहीं, सीरी पाई नहीं, पाई इंग्लिश वाला पाई जिसका मतलब है डिजर्ट, के बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से वो बड़ी मोटी हो गई थी। फिर पार्ट सी है द न्यू टीचर वॉज रूड, यानी कि नई जो टीचर थी वो बदतमीज थी। तो इसका जो सबसे आसान और सबसे अच्छा इसका जवाब है वो ए ही है, ए ही एक अकेला करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि द न्यू टीचर वॉज नाइस, कि वो जो नई टीचर थी वो बड़ी अच्छी थी। नंबर 3 द लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल, यानी कि जो रहनुमा था वो इतना अक्लमंद था जैसे कि कोई उल्लू हो। अच्छा, उर्दू में जब हम उल्लू कहते हैं तो हम किसी को इस तरह कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन जब हम अंग्रेजी में उल्लू यानी आउल कहते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अक्लमंद इंसान है अगला। आउल एक अक्लमंदी का एक निशान होते हैं, तो यानी वाइज का मतलब होता है अक्लमंद। अच्छा, हमारे पास जिसमें ऑप्शन है वो है द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई, यानी कि जो रहनुमा था उसको लगता था कि वो उड़ जाएगा या उड़ सकता है। पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, यानी कि जो रहनुमा था वो उल्लुओं से बातें कर सकता था। और पार्ट सी में कहा जा रहा है द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, के जो रहनुमा था उसको काफी सारी चीजों का पता था। तो बेहतरीन इसका जो जवाब है वो पार्ट सी है, यानी कि जो एक अक्लमंद इंसान होगा ऑब्वियसली उसको बहुत सारी चीजों का पता होगा। नंबर 3 सी। फिर हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। अच्छा, तो इसका मतलब है शॉपिंग सेंटर कोई शॉपिंग मॉल है, कोई भी ऐसी खरीदारी की जगह है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ईद से एक दिन पहले ना वो ऐसे था जैसे कोई 3 रिंग सर्कस हो, कि वो प्रॉपर एक बड़ा सा सर्कस हो और बड़ा रश वहां पर लगा हो और हर किस्म का बंदा उसमें गया हो। ऐसे ही होता है जब वीकेंड्स होते हैं, शादी सीजन होता है, ईद का सीजन होता है, रमजान का सीजन होता है, तो शॉपिंग सेंटर में काफी रश होता है। तो वही वाली बात की जा रही है कि शॉपिंग सेंटर ऐसे था जैसे कोई सर्कस हो। तो पहला ऑप्शन हमें कहा जा रहा है द शॉपिंग सेंटर वॉज क्वाइट, यानी कि जो शॉपिंग सेंटर था वो खामोश था, सुकून था, वहां पर हो ही नहीं सकता। बी है द शॉपिंग सेंटर वॉज बिग, के शॉपिंग सेंटर बहुत बड़ा था, जो कि होगा, लेकिन ये भी बेहतरीन जवाब नहीं है इसमें से। पार्ट सी में कहा जा रहा है द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी, यानी कि वो बहुत ज्यादा एक चहल पहल वाली जगह थी। बिजी का वैसे मतलब होता है मसरूफ, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि शॉपिंग सेंटर वॉज बिजी इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा लोग थे। तो बेहतरीन आंसर इसका सी है, जिसका मतलब है कि शॉपिंग सेंटर में बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा वो क्राउडेड था।
नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग, ही वाज एक्टिंग लाइक अ बेबी। यानी कि दानिश, अच्छा, थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट। टेम्पर आउटबर्स्ट का क्या मतलब है? टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, आउटबर्स्ट का मतलब होता है फट जाना। यानी कि आपको कोई दानिश जो था, दानिश की बात करते हैं, दानिश ने एक बड़ी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा किया और इतना उसने हंगामा किया, और आगे लिखा है ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी, वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, वो एक छोटे बच्चे की तरह की हरकतें कर रहा था। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा, अभी तक हमने एज वाली सिमिलीज की है, अब हमारे पास लाइक वाली सिमिली आ गई है, जिसमें वो कह रहा है ही वाज एक्टिंग लाइक अ बेबी, कि वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। अच्छा, द सिमिली लाइक अ बेबी मीन्स, यानी कि जो बेबी की तरह वो बिहेव कर रहा था, इसका क्या मतलब होगा? इस सिमिली का क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी को कहते हैं कि ये बंदा बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। दानिश वॉज मच्योर, यानी कि दानिश एक मच्योर बच्चा था या बंदा था, जो भी था। दानिश यानी अक्लमंद था, बड़ों की तरह बिहेव कर रहा था? नहीं, दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, यानी कि दानिश बच्चों की तरह का रवैया रख रहा था, जो कि सही आंसर है। तीसरा भी देखते हैं, उसमें कह रहे दानिश वॉज बेबी सिटिंग। बेबी सिटिंग का क्या मतलब होता है? बेबी सिटिंग का मतलब होता है जैसे आप किसी के बच्चे का ध्यान रख रहे हो, यानी कि आपको अगर कोई कहता है कि मैंने कहीं जाना है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना है, पीछे बच्चों के पास कोई नहीं होगा, तो क्या तुम मेरे घर आके मेरे बच्चों को लुक आफ्टर कर सकते हो? या मैं अपने बच्चे तुम्हारे घर छोड़ जाता हूँ, उनका ध्यान रखना, बस मैं घंटे के बाद पिक कर लूंगा। तो वो जब आप वो 1 घंटे के लिए आप जो बच्चों को का ख्याल रख रहे होंगे, उसको हम कहेंगे आई वॉज बेबी सिटिंग। ठीक है, तो दानिश कोई बेबी सिटिंग नहीं कर रहा था, वो ही वॉज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, ही वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर हमारे पास है नंबर 6। नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? मोहसिन वॉज एज एक्सप्लोसिव एज अ वोल्केनो when he found out his bike had been stolen। यानी कि मोहसिन, अच्छा, एक्सप्लोसिव का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ब्लास्ट हो जाए, कोई ऐसी चीज जो जिसमें धमाका हो जाए। तो मोहसिन ऐसे, अच्छा, एक्सप्लोसिव जब हम मोहसिन के लिए बात करेंगे तो उसमें कोई ऑब्वियसली वो फटेगा नहीं, वो उसमें धमाका नहीं होगा। इसका मतलब है बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ गया, आग बगोला ही हो गया। किस तरह? एक वोल्केनो की तरह। वोल्केनो की उर्दू में के लिए एक वर्ड होता है आतिश फशां, यानी कि वो पहाड़ जिसमें से लावा निकलता है, और तो जब वो फटता है ना, तो ऐसा होता है कि वो पहले जो जलजला आता है और फिर उसमें से अचानक से इतना धुआं उठता है और उसमें से आग निकलने लगती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो मोहसिन को इस तरह से गुस्सा आ रहा था। तो वो वही बात पूछ रहे कि इसका क्या मतलब है, एज एक्सप्लोसिव एज अ वोल्केनो। बड़ा आसान सा जवाब है, इतने आसान उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हुए। पहले वो कह रहे मोहसिन वॉज हैप्पी, मोहसिन वॉज नॉट हैप्पी। अगर आपकी भी बाइक चोरी होगी, अल्लाह ना करे, तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मोहसिन भी खुश नहीं था, मोहसिन वॉज एंग्री, मोहसिन को गुस्सा आ रहा था। हाँ, मोहसिन को गुस्सा आ रहा था, यही आपका सही जवाब है। लेकिन एक और तीसरा भी इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, उसमें वो कह रहे हैं मोहसिन वॉज काम। काम का मतलब है सुकून में, वो बड़ा रिलैक्स था, नहीं था वो, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो इसका भी जवाब हमारा है बी। तो ये हमारा था सिमिलीज का टॉपिक, जिसमें सिमिलीज का एक क्वेश्चन था। अब हम करेंगे एलिट्रेशन, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन का मतलब है, सबसे आसान इसको समझने का, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि आपने देखना कि कौन से वर्ड्स जो हैं जो कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। टॉपिक हमारा है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। और अच्छा, हमें पता है कि वाउल्स क्या होते हैं। अगर आप वॉवल्स कहते हैं तो ये गलत है, अगर आप वाउल्स कहते हैं तो ये गलत है, ये वाउल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, वाउल्स हमें पता है कि हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। अब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं आपके अल्फाबेट में, वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स
जो हमारी होती हैं, जब वो रिपीट हो रही हो साथ साथ करीब करीब अल्फाज में वो रिपीट हो रही हो, तो इसका मतलब है कि आपके पोइट ने यहाँ पर अलिट्रेशन यूज की है। अलिट्रेशन हमारी लिटरेरी डिवाइस है। जो आपकी किताब में इसकी डेफिनेशन दी गई है वो है द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड्स और ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अच्छा, यानी कि आप जब भी कोई जुमला पढ़ रहे होंगे और उसमें आपको लगेगा कि एक ही साउंड रिपीट हो रही है। अक्सर ये होता है कि पहला ही वर्ड होता है जो रिपीट हो रहा होता है, कभी दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन वही है कि एक साउंड जो है एक जुमले में रिपीट हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये हमारी अलिट्रेशन है। एग्जाम्पल इसकी सदियों पुरानी एग्जाम्पल है और हर दफा हम यही करवाते हैं। She sells seashells on the seashore। तो अच्छा, seashells का फिर श आ जाएगा और seashore में फिर श आ जाएगा। ये तीन साउंड्स रिपीट हो गई। और दूसरी जो साउंड है वो स की है, sells seashells seashore। तो ये स की भी रेपिटेशन है। अब ये स और श जो है ये एक जैसी साउंड्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, और बस यही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसको आप ढूंढें अपनी पोएम में से। अच्छा, पोएम में वैसे ऑथर ने पर्टिकुलरली अलिट्रेशन इस्तेमाल नहीं की, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको पढ़ के एक दो जगहों पर उसकी एग्जांपल्स दे देती हूँ। तो पोएम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कहीं पर अलिट्रेशन इस्तेमाल की जा रही है। Tis a lesson you should heed, try again, if at first you don't succeed, try again। कोई रेपिटेशन नहीं है इसमें साउंड की। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again। अच्छा, पहले स्टैंजा में कोई नहीं है अलिट्रेशन। अच्छा, अगर आप मैं इस दफा इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स में ये सारी एक्सप्लेन कर दी हुई है। कंफ्यूजन हो तो आप पहले वाले लेक्चर्स एक दफा फिर देख लें। अच्छा, पार्ट 2, once or twice though you should fail। अच्छा, once or twice यहाँ पर आपको हल्के से एक अलिट्रेशन का हिंट मिल रहा है। once, हालांकि ये ओ है, वावल है, लेकिन जो साउंड है वो व की है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई आपके बहुत बड़ा, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, once, twice, व और स की साउंड है, तो इसको भी आप अलिट्रेशन कह सकते हैं। फिर आगे चलें। इफ वी स्ट्राइव, tis no disgrace। स्ट्राइव, हाँ, स की रेपिटेशन है, स्ट्राइव, tis। डिस्ग्रेस में भी 2 दफा एस आ रहा है, उसको भी आप कह सकते हैं कि ये अलिट्रेशन है। निकल रही है अब जब हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, हाँ, तो जब आप ये पढ़ रहे होंगे इसको अपने दिमाग में रखने के अलिट्रेशन इस्तेमाल हो रही है। जहाँ पर अलिट्रेशन इस्तेमाल हो रही है वहां पर आपने कह देना है, साथ ही कह देना है, जब आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे होंगे, इसकी जो तशरीह कर रहे होंगे, तब आपने लिख देना द पोएट यूजेस अलिट्रेशन इन दिस स्टैंजा। तो आपका एग्जामिनर जो है उस पॉइंट पे खुश हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों किया है, क्या हुआ है, बस उसमें आप मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर उन्होंने किया है और इट मेक्स इट फ्लो ईजियर, साउंड्स बेटर, इट साउंड्स बेटर, आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, फिर हमें वो कह रहे हैं इफ वी स्ट्राइव। अच्छा, ये कर लिया। दो वी डिड नॉट विन द रेस, वी विन व्हाट, ये 2 चीजें 3 जगहों पर रेपिटेशन हो रही है। जरूरी नहीं कि साथ साथ ही हो, दरमियान में 1-2 छोटे छोटे प्रेपोजिशन वगैरह आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो दो वी डिड नॉट विन द रेस, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस। तो व की रेपिटेशन है, अलिट्रेशन कहते हैं इसको। अगले, ट्राई अगेन। नंबर 3, if you find your task is hard, try again, time will bring you your reward, try again। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा दूर है, लेकिन इसको भी आप अलिट्रेशन में काउंट कर सकते हैं अगर आपके पेपर में आए। वैसे तो ये पेपर में नहीं आता, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठ 4 दफा टी की साउंड रिपीट हो रही है। टास्क, ट्राई, टाइम, ट्राई। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि अलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है। ये आपका अलिट्रेशन का टॉपिक था। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।